जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आपका रेलवे ग्रुप डी का अगर एग्ज़ाम है तो मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे कि आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। देखो, लास्ट दिनों में आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको यह नहीं पता कि कौन सा चैप्टर आपको अवॉइड करना है तो आप इसे पास नहीं कर सकते। आप सबको ये पता है कि देखो, पिछले साल आपके 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 1 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं। और इस बार लगभग 55 लाख के आसपास हैं। तो इस बार क्या कंपटीशन कम होगा? नहीं दोस्तों। देखो, पिछली बार वैकेंसी थी वो ज़्यादा थी और इस बार है लगभग 22,000 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। 22,000 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन 55 लाख फॉर्म भी हैं। तो इसके साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए, जिससे कि इसे आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको कुछ हेल्प ज़रूर होगी यहाँ से। और क्या-क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट रहता है कि सर साइंस में, ठीक है, और इसके अलावा रहता है आपका एक रीज़निंग का। तो रीज़निंग में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले आपको उसे पता होना चाहिए उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ मैं आपका, तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले आपको यह पता होगा कि रीज़निंग के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएँगे जो 100 नंबरों के रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। रीज़निंग का सबसे बड़ा पोर्शन रहता है, तो आपको रीज़निंग में ये मान के चलो 30 में से अगर आपके 28 या फिर 30 के बीच आएँ तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। क्योंकि रीज़निंग के काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, कुछ ही पैटर्न्स हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आपके साइंस में कौन से लगभग कितना स्कोर आपको करना चाहिए। तो 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबरों के, तो आपके लगभग 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए साइंस में, ठीक है, तो ही आप इसका सिलेक्शन ले पाओगे। और इस बार आपको टारगेट रखना है कि 75 से 80 के बीच में आपको मार्क्स लेके ही आने हैं। आपको पता है इसकी मेरिट रहती है लगभग 70 से 75 के बीच में, लेकिन इस बार आपको टारगेट ये रखना है कि आप 75 से 80 के बीच में आपके मार्क्स आएँ, क्योंकि हर साल कंपटीशन आपका बढ़ता ही जाता है। और मैथ्स में आपका क्या स्कोर होना चाहिए? देखो, एक 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक जिनका मैथ्स कमज़ोर होता है, ठीक है, और एक होते हैं जिनके मैथ्स काफ़ी अच्छा रहता है। तो दोनों में मैं आपको कहूँगा जिसका मैथ्स अच्छा है वो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी ना छोड़े, वो 25 में से 25 या फिर 24 मार्क्स लेने की कोशिश करें। अब जिनका कमज़ोर है उन्हें मैं बता देता हूँ, आपको 19 से 20 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे, चाहे आपका कमज़ोर है कैसा भी हो मैथ्स हो। अगर आपके मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं हो रहा तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये मान के चलें 99% बच्चे इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे अगर आपका मैथ्स इतना कमज़ोर है कि आप 19 नंबर से भी कम लेके आ रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि इसके बिना फिर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनने वाली। मैथ्स हो या फिर काफ़ी कोई भी क्वेश्चंस हो आपके इजी लेवल के ही पूछे जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको हार्ड या फिर मॉडरेट टाइप को देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वो हार्ड या मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हिट नहीं करना है। जो ईजी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको हिट करना है और आपको उन्हें सही करना है, ठीक है। और जिनका अच्छा मैथ्स है वो हार्ड या मॉडरेट कैसा भी क्वेश्चन है आपको सारे सही करके आने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में। ये इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैं आपको कहूँगा लगभग आप 10 क्वेश्चन अगर सही कर लोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जीके में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जीके की सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और साइंस आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि साइंस का एक अलग से आपका पोर्शन आता है इस एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं कि देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम में रीज़निंग आती है और रीज़निंग बहुत ईज़ी है। हर किसी का जो है फ़ोकस रहता है रीज़निंग में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रीज़निंग में कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं और किस चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एनालॉजी की, तो एनालॉजी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है। अब क्लासिफ़िकेशन की बात करूँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। सीरीज़ में आपके 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ सीरीज़ से पूछे जाएँगे। सीरीज़ में आपके नंबर की सीरीज़ हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट की हो सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब बात करूँ कोडिंग और डिकोडिंग की, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पज़ल की बात करूँ उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको इमेज दे दी जाए या फिर आपको रैंकिंग वगैरह से पूछ सकते हैं। अब बात करूँ सिटिंग की, तो सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन
तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्शन से आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। लगभग ऑलमोस्ट सारा एग्जाम ही आपका इजी आता है। अब बात करूँ सिलोजिज्म से, तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। रैंकिंग और ऑर्डर से यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट टाइम में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आता है, कैलेंडर से नहीं आता है। ये बात नहीं कि यहाँ से बिल्कुल भी नहीं आएगा, 100% है कि यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन इसमें पूरे चांसेस है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। तो आप इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। अगर मान के चलें कि आप इसमें क्लॉक में और कैलेंडर में अपना लगभग 2 से 2 मतलब 4 घंटे वेस्ट कर देते हैं, तो अगर आप 4 घंटे यहाँ वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आपने 4 घंटे यहाँ पर दे दिए, एक वो बच्चा है जो 4 घंटे अपने सीरीज़ में दे रहा है और एक वो बच्चा है जो 4 घंटे यहाँ पढ़ तो ये भी रहा है और पढ़ाई ये भी कर रहा है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आने के बाद बोलेगा मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, और एग्ज़ाम में सिर्फ वही आया जो मैं पढ़ के गया, ठीक है। और ये बोलेगा मैं पढ़ा तो काफ़ी था लेकिन एग्ज़ाम में कुछ आया ही नहीं। सो यही डिफरेंस होता है कि जो आप पढ़ के जाते हैं और वही एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसे ही स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इसे आपको पता होना चाहिए कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करूँ, अगर आपका साइंस में भी डाउट रहता है कि साइंस में सर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फिजिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी भूल के स्किप नहीं करना है। ये केमिस्ट्री के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बायोलॉजी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जीके के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन्हें भी भूल के भी मिस मत कर देना। लास्ट टाइम में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। ये मोस्टली आपको मैंने करंट के बताए हैं, तो इसमें मोस्टली चैप्टर्स हैं जो करंट के हैं। तो करंट के आपको अगर आप डाउट है लास्ट टाइम में, तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से आप निकाल लेना आंखों में से, ठीक है। स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अवार्ड्स एंड ऑनर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर आपको जानना है कि लाइक आपका जीके या फिर आपको मैथ्स में भी दिक्कत आती है, तो मुझे बता देना, मैं आपको स्पेशल बता दूंगा, एक और क्लास में बता दूंगा स्पेशल कि मैथ्स के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसका वेटेज क्या रहता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।